हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। चलते हैं आज के मोटिवेशन के साथ। ये सपना आपका है तो प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। ये सपना आपका है तो प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। लोग तो सिर्फ ज्ञान देंगे, लोग तो सिर्फ ज्ञान देंगे, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। उठो, जागो और अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि मंजिल तक आपको ही पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मंजिल तक आपको ही पहुंचना पड़ेगा। और आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे और पिछले चैप्टर में हम आईवीसी, आर्य, वैदिक सभ्यता और भौगोलिक ऐतिहासिक संबंध, ये सारी चीज़ें टॉपिक में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आज मौर्य डायनेस्टी में। मौर्य का विकास कब हुआ, मौर्य किससे किससे युद्ध किए, मौर्य के राज्यों का विस्तार कब हुआ। तो आज चलते हैं, हम इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हम इंग्लिश पीडीएफ कवर करेंगे, सॉरी हिंदी पीडीएफ कवर करेंगे। इंग्लिश पीडीएफ अभी हम नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु जो एंसेंट हिस्ट्री है इंग्लिश में ही आती है, तो ये हिंदी वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उन्हें मैं हिंदी में कंटेंट दे रही हूँ ताकि उन्हें कोई भी एजुकेशन में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडिंग मौर्य एम्पायर, मौर्य के जो मौर्य साम्राज्य है उसके प्राथमिक स्रोत क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कलिंगावार, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, अशोक धम्म कब बनवाया था, इसके बारे में जानेंगे। और मौर्य आर्मी कितनी लंबी थी, कैसे वो युद्ध जीता, कैसे मगध को प्राप्त किया, ये सब के बारे में हम जानेंगे। चलते हैं। और बौद्ध धर्म में उनका क्या योगदान रहा, वो बौद्ध धर्म से थे कि जैन धर्म से थे, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो ये आ गया है स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। किसकी, मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य का जो विकास हुआ 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व ने भारत के अधिकांश हिस्सों को एकजुट किया। ये तो मौर्य साम्राज्य के युद्ध की बात, कि मौर्य साम्राज्य ने 322 से 185 ईसा पूर्व ने भारत को अधिकांश हिस्सों में एकत्रित किया। ओके, राजनीतिक केंद्रीकरण, आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा मिला उसे। ठीक है, शिलालेख और विदेशी लेखों के कारण ऐतिहासिक रिकॉर्ड को स्पष्ट किया। ओके, नेक्स्ट हम क्या जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जन्म 345 में हुआ। कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में। ओके, मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता था। मौर्य को क्या बोला जाता था, सेंड्रोकोट्स। और किसने बोला था मौर्य को सेंड्रोकोट्स, जस्टिस ने बोला था। किसने बोला था, जस्टिस ने। ठीक है, जस्टिस ने इसे सेंड्रोकोट्स बोला था। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की पहचान दी। और ये चंद्रगुप्त मौर्य इनका नाम था, इन मौर्य का पूरा क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और विलियम इनको मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने दी, विलियम जोन्स। ये तो रही चंद्रगुप्त मौर्य की बात। ओके,
में हुआ था? विशाखादत्त में हुआ था, मुद्राक्षस में हुआ था, ठीक है। इन सब में किसका उपयोग हुआ था? चंद्रगुप्त शब्द का उपयोग हुआ था। घनानंद को आज चड़क की मदद से चंद्रगुप्त हराया था। चंद्रगुप्त ने घनानंद को क्या किया था? हराया था। कैसे हराया था? चड़क की मदद से। चाणक्य ने रणनीति बनाई थी, फिर जाके उन्होंने उसको हराया था, जो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य क्या बना? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना भाई, पीएम। ओके, कौन बना? चाणक्य बना। ठीक, कैसे बना? युद्ध जीता करके बना। ये तो रही इनकी बात। और इनकी एक किताब थी, पुस्तक थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन वो राजनीतिक रूप से भी जानी जाती थी, ठीक है, क्योंकि ये राजनीति भी बहुत अच्छा करते थे। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी में 322 ईसा पूर्व में बैठे और तभी से अधिकांश हिस्सों को उन्होंने एकत्रित करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने 322 ईसा पूर्व में कहाँ पर बैठे? राजगद्दी में बैठे, ठीक है, राजगद्दी में बैठे। और कहाँ की राजगद्दी में बैठे? ये मगध के राजगद्दी में बैठे। और ये जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक और श्रावणबेलगोल नामक स्थान पर बिताया। उसने अंतिम समय कहाँ पर बिताया? श्रावणबेलगोल और कर्नाटक में बिताया। फिर चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया, और सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसने उसकी पुत्री के कार्नेलिया के साथ शादी किया। और तब सेल्यूकस निकेटर ने इनको कुछ राज्य भी दिए थे, जिसे हम पहले प्रांत बोलते थे। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये चंद्रगुप्त को दिए थे। क्यों? क्योंकि इनकी संधि हुई थी, ठीक है। और संधि के मुताबिक उन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने अपनी लड़की का, यानी कि अपनी बेटी का, कार्नेलिया की शादी की। किसके साथ? चंद्रगुप्त के साथ। यानी कि चंद्रगुप्त की पत्नी कौन हुई? कार्नेलिया हुई, ठीक है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ना, वो भद्रबाहु थे। अब भद्रबाहु किससे संबंध रखते थे? जैन धर्म से संबंधित थे। भद्रबाहु किस में आते थे? दिगंबर में आते थे, ठीक है। इतनी बातें जान लें। और जो मेगस्थनीज था ना, जिसे हम पढ़ते हैं कि वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जब वो सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार गया, तो मेगस्थनीज किसके दरबार में रहने लगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगा। जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लिखा तो उन्होंने वहाँ रहने लगा, तो वहाँ पर उसने चंद्रगुप्त के बारे में इंडिका नामक की एक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? मेगस्थनीज ने लिखी। तो ये रहा चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। आशा करती हूँ कि आपका कोई भी पॉइंट्स मिस ना हुआ होगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्या क्या मिलता है। और मैंने अपने एफर्ट से काफ़ी चीज़ें बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो अब इसके हम प्रमुख स्रोत के बारे में जानेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि हमने बताया था, इनकी पुस्तक है। शासन पर राजनीति और आर्थिक विचार, ये पहले ही हम बता चुके थे। इनका जो चंद्रगुप्त का उदय नाटक हुआ है, यानी कि चंद्रगुप्त शब्द से परिचय कराया गया, वो विशाखादत्त और मुद्राक्षस में पाया गया। ओके, मेगस्थनीज का इंडिया नहीं है, मेगस्थनीज का इंडिका मौर्य प्रशासन पर ग्रीक लेख से मिला। ओके, यहाँ पे इंडिया नहीं है भाई, और मेगस्थनीज नहीं है, मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज। ओके, और इंडिका क्या है? पुस्तक है। किसकी? मेगस्थनीज की है। कहाँ पर लिखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
ओके, उनके बारे में लिखी थी। बौद्ध और जैन ग्रंथ जातक, दीपवंसा, महावंसा धार्मिक संदर्भ प्रदान करते हैं। अभी आगे देखो, मौर्य डायनेस्टी में ना अशोक का भी वर्णन मिलेगा, तो इसलिए कहीं कहीं कभी प्रश्न आ जाए, पूछा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अशोक का क्या महत्व था, क्या प्रमुख सिद्धांत था। तो आप क्वेश्चन लिखिए, आपके लिए होमवर्क है भाई। हाँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अशोक का क्या इम्पोर्टेंस था और उसका क्या विशेष प्रभाव पड़ा, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, आप लोग करिएगा। अशोक के शिलालेख, अशोक के शासन पर हम पहले हाथ का विवरण है। ठीक है, अब आई अशोक की बात, तो चलते। तो अशोक किसका उत्तराधिकारी है? बिंदुसार का उत्तराधिकारी है अशोक। यहाँ पे अशोक का उल्लेख हुआ ना, तो अशोक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये किसका उत्तराधिकारी है? बिंदुसार का। ठीक है, और इस अशोक ने 261 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी में बैठा और वहां का राज्यपाल बना। क्या बना? राज्यपाल बना। और वहीं से वो युद्ध करना, शासन प्रशासन करना चालू कर दिया और सारे राज्यों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उसने 261 ईस्वी से शासन किया और इसके बाद उसने अपने क्षेत्र में मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उड़े, गोलम, इन सबको क्या कर लिया? अपना लिया। ठीक है, ये हमको सब कहाँ से पता चलता है? राजतरंगड़ी से पता चलता है। ओके, और आज भी अशोक वंश के जो हैं उनके वंशज जैसे दशरथ और कुषाण कौन थे? इनके पुत्र थे। किनके? अशोक के। ठीक है, कुषाण के वंशज मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो दशरथ हैं इनके पौत्र हैं और ये इनके पुत्र हैं। ठीक है, दशरथ पौत्र हैं, यानी कि ये अशोक क्या है? इनके दादा हैं। किसके? दशरथ के। ठीक है, तो इन्होंने पश्चिम में अपना राज्य का विस्तार किया और इन्होंने पूर्व में अपने राज्य का विस्तार किया। तो इस तरीके से इन लोगों ने आधे से ज़्यादा राज्य को कब्जा रखा था। ठीक है, तो ऐसे ही अशोक ने कई सारे राज्यों को अपने राज्य में कब्जाया और उन पे शासन करने लगा। तो ये तो रही अशोक की बात। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? पहले अशोक जैन धर्म में भी गया, फिर इसके बाद वो बौद्ध धर्म में गया। ठीक है, और वो राजा भी बना। पहले अशोक ना बहुत क्रूर राजा था। जब वो बौद्ध धर्म में गया तब उसको शांति का प्रतीक आया। ठीक है, उसके पास, वरना वो युद्ध कर दे और जीत के ना आए, ऐसा होता नहीं था। ठीक है, फिर उन्होंने युद्ध, बौद्ध धर्म में जाने के बाद युद्ध ही छोड़ दिया था, ऐसा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और उन्होंने साम्राज्य की स्थापना कैसे की? ठीक है, जिसको भी समझ में ना आए ना, कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लेना कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, मैम समझा दीजिए, मैं कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ओके, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व से के बीच हुआ। हाँ, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ना सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था 305 में। कब किया था? 305 में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था। ओके,
कौटिल्य चाणक्य की मदद से नंदवंश को उखाड़ फेंका। ठीक है, किसको उखाड़ फेंका? नंदवंश को उखाड़ फेंका, क्योंकि उस समय मगध में महापद्मनंदन का क्या था? अधिकार था। तो उसने नंदवंश को हराया, मगध से सिंधु क्षेत्र तक विस्तार किया। ओके। और 305 ईस्वा पूर्व में देखो आ गया सेलुकस निकेटर, यानी कि अलेक्जेंडर का जनरल, यानी कि सिकंदर का जो क्या था? सेनापति। सिकंदर का क्या था? सेनापति। सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकेटर। और सिकंदर के मरने के बाद वहाँ पर सिकंदर के मरने के बाद कौन शासन करने लगा? सेलुकस निकेटर करने लगा। तो सेलुकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सेलुकस से संधि की किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि ग्रीक राजकुमारी से विवाह करूंगा किया और अफगानिस्तान के क्षेत्र प्राप्त किया। जिन क्षेत्रों के नाम हम बताए थे उन्हीं क्षेत्रों को उन्होंने काबुल, कंधार, ठीक है, और 2 क्षेत्र प्राप्त किए। 500 युद्ध हाथी उपहार में दिए। कितने? 500 युद्ध हाथी उपहार में दिए। कोई भी पॉइंट से इस पीडीएफ में मिस नहीं होगा, आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है, मन लगा करके। चंद्रगुप्त साम्राज्य की सीमा क्या थी? अब हम इसके बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त साम्राज्य की सीमा के बारे में, बंगाल से अफगानिस्तान और हिमालय से दक्कन तक फैला हुआ था। पंजाब, सिंध, मध्य भारत के कुछ हिस्से भी शामिल थे। ब्रिटिश काल से पहले भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन त्यागने के बाद क्या किया? अब ये तो सिंहासन त्यागने की बात आ गई, तो देखते हैं क्या किया उसने। भद्रबाहु के अंतर्गत जैन धर्म अपनाया, ठीक है, जो कि दिगंबर के क्या थे? ये जैन धर्म के दिगंबर से लिए जाते थे। ठीक है, दिगंबर मतलब क्या होता था? जो वस्त्र नहीं पहनते थे उन्हें हम बोलते हैं दिगंबर। ठीक है, और उसमें जैन धर्म में एक श्वेतंबर होता है जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। ओके। कर्नाटक के श्रावण बेलगोला, ये सारी चीज़ें देखो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप पढ़ोगे ना, जब कहते हैं ना सार समझा दो तो सारांश समझ में आ जाता है। और हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी चीज़ें पहले ही क्वेश्चन में कंप्लीट कर दिया था। अब आप चलोगे ना तो आपको टॉपिक्स मिलते जाएंगे और आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। कर्नाटक के श्रावण बेलगोला एक गए और उपवासी होकर के मृत्यु को प्राप्त किया। ओके। बिंदुसार और कब मृत्यु को प्राप्त किया? 298 ईसा पूर्व में। ओके, 298 ईसा पूर्व में प्राप्त किया। बिंदुसार की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? अब हम बिंदुसार की प्रमुख उपलब्धियां के, बिंदुसार कौन है? कौन है? कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। कौन? बिंदुसार। कहाँ शासन किया? मगध में शासन किया। साम्राज्य को दक्कन तक विस्तृत किया। उसका साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था? दक्कन तक, यानी कि महाराष्ट्र तक। ठीक है, और दक्कन का पठार कैसे बना? दरारी उद्भेदन के कारण से बना। दक्कन को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे कपासी नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, कपासी नगरी, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और पठार कैसे बना? देखो ज्योग्राफी भी पढ़ लिए आप। पठार कैसे बना? दरारी उद्भेदन के कारण। दरारी उद्भेदन से पठार बना। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है अमित्र घाती, यानी कि दुश्मन का हत्यारा के नाम से प्रसिद्ध था। ये दुश्मन की हत्या करता था, इस नाम से प्रसिद्ध था। बहुत ही लड़ाकू था बिंदुसार। ग्रीक राजा एंटियोकस फर्स्ट के साथ संबंध बनाए। आजीविका संप्रदाय के रक्षक थे। ठीक है, अशोक सिंहासन पर कैसे आए? बिंदुसार के निधन के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष किया। ओके,
अशोक सिंहासन पर कैसे अधिकार नहीं मिला। इन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई की, तब जा कर के इनको उत्तराधिकारी बनाया गया, ठीक है। और तब जाके इनको मगध की गद्दी मिली थी, और तब इन्होंने भी मगध की गद्दी में अपना राज्याभिषेक किया और वहाँ पे बैठे और कई सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में किया। 273 ईसा पूर्व में सम्राट बनने के लिए अपने भाइयों को मार डाला। देख लो कितना क्रूर राजा है। मैंने पहले बोला था ना कि अशोक पहले बहुत क्रूर राजा था। उसने बताओ अपने भाइयों को मार डाला उत्तराधिकारी बनने के लिए, 30 को छोड़कर सभी को मार डाला। 269 ईसा पूर्व में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। कलिंग युद्ध क्या था? अब हम कलिंग युद्ध के बारे में जानेंगे। कलिंग युद्ध किसने किया था? अशोक ने किया था। तो देखते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है। ओके, ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कलिंग ने मौर्य शासन का विरोध किया। किसका विरोध किया? मौर्य शासन का विरोध किया। 1,50,000 से अधिक लोग मारे गए कलिंग युद्ध में और तबाही फैल गई। ओके, किस कलिंग और मौर्य शासन ने विरोध किया था कलिंग युद्ध में 261 ईसा पूर्व में। ओके, और 261 ईसा पूर्व में ही ये गद्दी में बैठा था। अशोक का जीवन बदल गया। उन्होंने बौद्ध धर्म और अहिंसा को अपनाया। उन्होंने फिर कसम खा ली कि भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा, और तब उन्होंने अहिंसा के रास्ता अपना लिया। भाई अब देखो गांधी जी के रास्ते पे आ गए हैं, और अहिंसा गांधी जी से ही लिया गया था बौद्ध धर्म, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म को कैसे बढ़ावा दिया? वे एक श्रावक यानी शाक्य उपासक बने, बाद में भिक्षु बने, स्तूप मठ बनवाए, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, मिशनरियों भेजा, और वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मिशनरियों के माध्यम से इसने देश विदेश में प्रचार किया था। तीसरी बौद्ध परिषद 240 ईसा पूर्व का आयोजन किया, ठीक है। महेंद्र वर्मन इसका पुत्र था। किसका? अशोक का। और सिंह मित्रा इसकी पुत्री थी। किसकी? अशोक की, ठीक है। और जहाँ पे भी जैसे कपिल वस्तु हो गया, लुम्बिनी हो गया, जो जितने भी बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल थे उन सब में अशोक ने यात्रा की। ओके, और उसने सारनाथ में उसने धम्म बनवाया था, तो वहाँ पर उन्होंने गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, ठीक है। अशोक धर्म क्या था? शासन के लिए एक नैतिक और आचार संहिता केवल बौद्ध धर्म से परे है, ठीक है। मुख्य सिद्धांत इसके क्या है? अहिंसा, यानी कि युद्ध मत करो, हिंसावादी मत करो, नक्सलवादी मत बनो, धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है। माता पिता और शिक्षक का सम्मान करो। सभी लोग अपने अपने माता पिता और शिक्षक का सम्मान करते हैं, करिए, करना चाहिए, ठीक है। प्रशासन में न्याय और सहानुभूति बनाए रखिए। शिलालेख और धर्म महामात्र एक माध्यम, शिलालेख धर्म मात्र के माध्यम से उसने प्रचार किया। अच्छा, जो उसके अभिलेख थे, शिलालेख थे, वो पता है वो अशोक ने ना बौद्ध धर्म का प्रचार का माध्यम अपनाया। ओके, और हाँ, बौद्ध धर्म में ही उसने 2 लिपियों का वर्णन किया अभिलेखों में। एक खरोष्ठी लिपि है और दूसरी ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो अब आपकी बारी है। ओके, तो आप कमेंट्स करके बताइए कि कौन सी लिपि है जिसमें दाएं से बाएं लिखा गया है। ओके, किसने लिखा? अशोक ने। अशोक का प्रशासन कैसे काम करता था, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर हमारे काम की चीज़ मिल जाए ना, अच्छा प्रशासन हो, तो हमें इसके प्रशासन से कुछ चीज़ निकाल लेनी है, ठीक है, ताकि हमको अपना शासन चलाने में काम आए।
केंद्रीकृत केंद्रीकृत राजतंत्र, मंत्रिपरिषद से सलाह लेते थे। सारे मंत्रियों से वो सलाह लेते थे अपने राजतंत्र में, और सलाह लेकर के अलग अलग मत से जैसे भी निर्णय निकलता था, और जो सबसे सुपर पावर का निर्णय होता था ना, उसे अपना लेते थे। ठीक है। प्रांत तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, कालिंग शाही परिवार के सदस्य द्वारा शासित थे। ओके। राजूक जिले के अधिकारी यानी कि आधुनिक कलेक्टर की तरह काम करते थे, जिसकी आप तैयारी करते हो। ठीक है। IAS, IPS इनकी तरह वो काम करते थे पूरे रणनीति के साथ। तो आप भी अपने शासन को ऐसे ही चलाइए। गोपा, ग्राम अधिकारी स्थानीय शासन संभालते थे। मौर्य कर प्रणाली क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो टैक्स लगाना शुरू किया था ना, वो क्या था उसके बारे में जानेंगे। संघर्ता यानी कि राजस्व प्रमुख कर वसूलते थे। राजस्व प्रमुख कर वसूलते थे, उसे हम क्या बोलते थे? मौर्य वंश में संघर्ता बोलते थे। भूमि कर, क्या? भूमि कर एक उत्पाद का 1/6 हिस्सा। आपके जमीन में जो भी पैदा हुआ है उसका 1/6वां हिस्सा मौर्य वंश के राज्य में जाना चाहिए। सिंचाई कर, व्यापार कर, जुर्माना, ये सारा कर देना पड़ता था, इसलिए तो इसका पतन हुआ। करों से सेना, प्रशासन, कल्याण को समर्थन मिलता था। ठीक है। कानून और व्यवस्था कैसे मेंटेन होती थी, देख लेते हैं। धर्म महात्मा ने न्याय सुनिश्चित किया। ओके। पुलिस स्टेशन, कारागारों का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी बने थे लोगों की रक्षा के लिए। कठोर दंड, जिसमें मृत्यु और अंग भंग शामिल थे। अगर लोग कर नहीं देते थे ना, तो उनको कठोर दंड दिए जाते थे। मृत्यु की सजा भी दे दी जाती थी और उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते थे। इसे हम अंग भंग बोलते हैं। ठीक है। इसीलिए तो इसके शासन का पतन हो गया। जासूसों की भूमिका मौर्य शासन में क्या थी? गुप्त एजेंट अधिकारियों और जनता की भावना पर निगरानी रखते थे कि कहीं कुछ इधर उधर तो नहीं कर रहे हैं। ओके। उन पर क्या करती थी? निगरानी रखती थी। उनकी खुफिया एजेंसी जो थी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते थे। मौर्य सेना कितनी बड़ी थी, इसके बारे में जान लेते हैं। 6 लाख पैदल सैनिक थे इनके, और 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 युद्ध हाथी थे, 8,000 रथ थे। भाई कम नहीं है, काफ़ी सेना थी उसके पास। नौसेना और परिवहन विभाग सैन्य संचालन का समर्थन करते हैं। आजकल हम 10 लोगों को समूह में नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, इसके राज्य में तो इतनी सारी सैनिक थी, बताओ यार। मौर्य शासन में कौन सी उद्योग का विकास हुआ? तो हम इसके बिजनेस के बारे में जान लेते। भाई कौन से उद्योग का विकास हुआ जिससे लोगों को रोजगार मिला? वस्त्र, धातु, गारमेंट्स खोले उसने। धातु विज्ञान था, शिप बिल्डिंग था, कृषि, खनन, ये सारे उद्योग मौर्य साम्राज्य में मिलते हैं। राज्य द्वारा नियंत्रित व्यापार, जिसे अध्यक्ष पर्यवेक्षक द्वारा विनियमित किया जा गया है। मौर्य साम्राज्य का व्यापार नेटवर्क क्या था? अब हम इसके व्यापार नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। चीन, पर्सिया, ग्रीस के साथ सिल्क रोड व्यापार करता था। ओके। बंगाल, गुजरात में बंदरगाहों ने भारतीय महासागर व्यापार को बढ़ावा दिया। अशोक के शिलालेख क्या थे, क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। अभी भी हैं अशोक के शिलालेख, तो क्या हैं, प्रेजेंट टाइम में ही तो पढ़ेंगे। रॉक स्तंभ शिलालेख ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि में अंकित किया। ठीक है। देखो आ गई ना ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि। चट्टानों के शिलालेख, स्तंभ शिलालेख थे, उनमें अंकित किया किसे? ब्राह्मी और लिपि। ठीक है। इन्हीं से उन्होंने ब्राह्मी और लिपि से लिखा। प्रमुख शिलालेख धर्म, कल्याण नीति और प्रशासन पर चर्चा करते हैं। मौर्य साम्राज्य की प्रमुख वास्तु शिल्प उपलब्धियां क्या थी? सांची स्तूप, जिसे हम बोलते हैं, एकल स्तंभ, सारनाथ गुफाएं, बराबर की पहाड़ियाँ,
ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। ठीक है। वास्तुशिल्प, सारनाथ शेर का मूर्तिकला क्यों विशेष है? अशोक का शेर कहाँ पर बना है? सभी लोग कमेंट्स करके बनाइएगा। अशोक हमारे इंडिया में क्या पहचान रखता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए आशा है मुझे कि सभी लोग बता लोगे। ठीक है। भारत का प्रतीक, ये लो क्वेश्चन में ही आ गया, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। 4 शेरों की आकृति है, पीछे की ओर अशोक चक्र को दर्शाता है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ? कमजोर शासकों दशरथ संप्रति, ठीक है, का कारण साम्राज्य कमजोर हो गया। दशरथ कौन थे? इनके पौत्र थे। पहले ही हम बता चुके हैं भाई, दशरथ कौन थे? इनके पौत्र थे, और जिन्होंने कहाँ पर शासन किया? पश्चिम दिशा में शासन किया। ठीक है। और पश्चिम में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट्स करके बताइएगा। बैक्ट्रियन आक्रमणों से क्षेत्रीय नियंत्रण में कमी आई। अंतिम शासक बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व ने हत्या कर दी। अशोक की नीतियों ने साम्राज्य की स्थिरता पर कैसे असर डाला? ठीक है। साम्राज्य की स्थिरता पर क्या उसकी नीतियाँ? उदार शासन ने समृद्धि लाई। उसका शासन क्या हो गया? दयालु हो गया, करुणामयी हो गया, उदार हो गया। तो क्या लाई? समृद्धि लाई। ठीक है, यानी कि उसका विकास हुआ। अहिंसा की नीतियों के कारण सैन्य शक्ति में गिरावट आई। ठीक है। फिर उसको वो हिंसा करता नहीं था, सेना की जरूरत भी नहीं थी, तो सैन्य शक्ति में क्या आई? गिरावट आई। ब्राह्मणों ने अशोक की बौद्ध पक्षधरता का विरोध किया। हाँ, एक चीज और है कि ये जब शुरू शुरू में शासन करने स्टार्ट किया मगध में, तब ये ब्राह्मण धर्म मानता था। ठीक है। इसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया है। ब्राह्मणों ने अशोक बौद्ध पक्षधरता का विरोध किया। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर कैसे फैलाया? श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, मिस्र, ग्रीस के लिए मिशन भेजे, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जगह। ठीक है। इसने मिशनरियों के द्वारा प्रचार किया। किसका? बौद्ध धर्म का। मौर्य जनगणना कैसे की जाती थी? देख लेते हैं भाई, मौर्य जनगणना कैसे की जाती थी। जनसंख्या, व्यवसाय, जन्म मृत्यु दर को का रिकॉर्ड किया जाता था। आज भी जनगणना ऐसे ही होती है। ठीक है। लेकिन इस बार की जो जनगणना होगी, कास्ट बेस्ड जनगणना होगी। जासूसों द्वारा डेटा की सत्यता सुनिश्चित की जाती थी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए कि जो जनगणना है वो संविधान के किस आर्टिकल में पाया जाता है? कमेंट्स करके बताइएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करिएगा, तभी तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं अच्छी से अच्छी क्लास आपके लिए लेकर के आ पाऊँगी। बिना संसाधन के पूरे एफर्ट के साथ मैं क्लास लाती हूँ। ओके। तो आप भी कोशिश मेरे साथ करिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। मौर्य शहरों में नगर पालिका प्रशासन कैसे काम करता था? नागरिक कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। 6 बोर्डों द्वारा प्रबंधित था। उद्योग, विदेशी पंजीकरण, व्यापार कर संग्रह। ठीक है। अशोक ने सामाजिक कल्याण में कैसे योगदान दिया? सामाजिक कल्याण में कैसे योगदान दिया, इसके बारे में जानते हैं। मनुष्यों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए। किसके लिए? मनुष्य और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके और वो अपनी बीमारी से बाहर निकल सके, बीमारी से ग्रसित ना हो। कुएं खुदवाए उसने, पानी पीने की सुविधा करवाई, वृक्षारोपण किया, ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाए, विश्राम गृह बनवाया, जो लोग बाहर से आए उनको इधर उधर ना भटकना पड़े और वहीं विश्राम घर में रुक सके। इसलिए देखो कितना अच्छा काम करने लगा वो, है ना, बौद्ध धर्म में आने के बाद। कौटिल्य का मौर्य प्रशासन में क्या योगदान था? चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री। ठीक है। कौन? कौटिल्य थे।
चाणक्य क्या थे? पीएम। पीएम थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और कौटिल्य क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ठीक है। अर्थशास्त्र लिखा किसने? कौटिल्य ने लिखा। प्रारंभिक राजनीतिक ट्रीटाइस था। ठीक है। अशोक का अशोक के बाद के भारतीय शासकों पर क्या प्रभाव पड़ा? ओके। गुप्त, चोल, विजयनगर शासकों को प्रेरित किया किसने? अशोक ने। और ये सारे बौद्ध धर्म को अपनाए। किसको अपनाए? बौद्ध धर्म को। ठीक है। गांधी के अहिंसा सिद्धांतों की प्रेरणा अशोक की नीतियों से मिली। किन्हें? गुप्त, चोल, विजयनगर शासकों को ये सारी ये गांधी की नीतियों की प्रेरणा किससे मिली? अशोक से मिली। मौर्य साम्राज्य के अंतिम पतन के कारण क्या थे? मौर्य साम्राज्य के अंतिम पतन के कारण क्या थे? भाई इसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। कमजोर उत्तराधिकारी, ब्राह्मण क्षत्रिय विरोध, विदेशी आक्रमण यानी बैक्टीरियंस, सुंग जो इसका क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है। सुंग ने यहाँ पे हूणों द्वारा भी आक्रमण किया गया था। ठीक है। विदेशी आक्रमण, सुंग वंश। ठीक है। अशोक को क्यों सबसे महान शासक माना जाता है? शांति, कल्याण और नैतिक शासन को बढ़ावा दिया। वो कहते हैं ना, जब इंसान बहुत बुरा होता है तो उसके साथ अच्छा भी कई गुना हो जाता है। तो अशोक के साथ भी मुझे लगता है यही लागू था। बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रचार किया और H.G. वेल्स ने उन्हें राजाओं में एक सितारा कहा। ठीक है। ये रही आज की हमारी क्लास। आज 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमने 6 सेंचुरी मार ली। ओके। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।